Hello students, welcome to Competition Guru Coaching. So today we are going to discuss about the exam pattern, eligibility and syllabus of Punjab Master Cadre Exam. तो जो पंजाब मास्टर कैडर एग्जाम होता है वो एक टीजीटी एग्जाम ही है। बाकी सब जगह पे हम इसे टीजीटी कहते हैं, पंजाब वाले इसे मास्टर कैडर की तरह बोलते हैं। और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो है ग्रेजुएशन विथ 45% मार्क्स, ग्रेजुएशन विथ 45% मार्क्स, और साथ में इसके आपको चाहिए होती है बीएड। ये तो इसकी एक एलिजिबिलिटी है। दूसरी, आपका पीएस स्टैट जरूर क्वालिफाई होना चाहिए, पीएस स्टैट 2। मास्टर कैडर के लिए आपको पीएस स्टैट 2 जो है वो जरूर क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट में आपकी बीएड होनी चाहिए। जैसे मान लो कि अगर आप मास्टर कैडर साइंस के लिए अप्लाई करते हो, तो इसके लिए आपको बीएड में साइंस एज अ टीजीटी सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। साइंस एक टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास पक्का होना चाहिए। अगर आप मैथ्स के लिए करते हो तो आपके पास बीएड में मैथ्स एज अ टीचिंग सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। तो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अगर हम बात करें एग्जाम के पैटर्न की, तो आपको एग्जाम 150 क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में, जिसके 150 ही मार्क्स होते हैं, और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर हम सिर्फ साइंस की बात करें, मास्टर कैडर साइंस की, तो मास्टर कैडर साइंस के लिए आपके पास में जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो दोनों कर सकते हैं। जो भी बीएससी मेडिकल वाले हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बीएससी नॉन मेडिकल वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा उसमें आपको 150 क्वेश्चंस आएंगे। 150 क्वेश्चन आपको इस तरह से डिवाइडेड होंगे 50-50-50। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो बीएससी, अगर आप बात करते हो टीजीटी मास्टर कैडर साइंस की बात करते हो, तो मास्टर कैडर साइंस में आपको 50-50-50 का प्रोविजन होगा। जैसे कि आप फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के 50 क्वेश्चन होंगे, जूलॉजी के 50 क्वेश्चंस होंगे, और बॉटनी के 50 क्वेश्चंस होंगे। ये 5 सब्जेक्ट्स होंगे आपको मास्टर कैडर साइंस में, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी आप ले सकते हो, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी भी ले सकते हो, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी भी ले सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप कौन से 3 सब्जेक्ट्स में कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपको 3 ही कॉम्बिनेशन ले सकते हो आप, ठीक है। आप सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो 50-50-50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चन मान लो कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेते हो, जैसे कि आप नॉन मेडिकल से हो, तो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ऑब्वियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 50 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 50 आपके केमिस्ट्री के होंगे, और 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे। तो वो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, और उस एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, मतलब ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। तो मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो आपके 150 टोटल मार्क्स हैं। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सेफ स्कोर रहता है वो 90 to 100 रहता है। 90 to 100 मतलब जिसने 100 तक स्कोर कर लिया वो इजीली सिलेक्ट हो जाएगा मास्टर कैडर साइंस में, ठीक है। तो सेफ स्कोर आपका 90 to 100 है फॉर जनरल कैटेगरी। उसी तरह से 10 मार्क्स आप कम कर लो बीसी का, 10 मार्क्स आप SC ST का कम कर लो, इस तरह से मतलब कैटेगरीज का 10-10 कम कर लो। बट अगर आप जनरल अनरिजर्व्ड की बात करते हो तो 100 आपकी कट ऑफ जरूर जाती है, ठीक है। 90 to 100 आप लेके चलो, इससे ज्यादा भी जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है, तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से इससे ज्यादा भी जा सकती है। तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है
कि आप कोई भी तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है कि क्या आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, उसमें आपको जस्ट ग्रेजुएशन चाहिए 45% मार्क्स के साथ, और बीएड में आपका जो भी टीचिंग कॉम्बिनेशन है वो आपका ग्रेजुएशन से मैच करता हो। दूसरा, आपको पीएस स्टैट जरूर चाहिए, पीएस स्टैट आपको क्वालिफाई जरूर करके आना है, तभी आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी एग्जाम पैटर्न की। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या है। केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं। केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं तो केमिस्ट्री यहां पे आपको देखो 50 क्वेश्चंस आएंगे मास्टर कैडर साइंस में। अगर मैं मास्टर कैडर साइंस की बात करूं तो आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे केमिस्ट्री के, बाकी 50 आपको अदर सब्जेक्ट्स के आएंगे, जैसे कि 50 आपको फिजिक्स के हो गए, 50 आपको मैथ्स के हो गए, तो 50 क्वेश्चन आएंगे। बट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, किसी में से 2 भी पूछ लेता है, बट ऐसा नहीं है कि वो किसी भी टॉपिक को स्किप करता है, हर एक में से एक एक क्वेश्चन तो वो पूछ लेता है। टोटल आपके जो इसमें टॉपिक्स हैं वो 38 टॉपिक्स हैं सिलेबस में, तीनों ब्रांचेस को मिला के, मतलब फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मिला के आपके पास 38 टॉपिक्स है टोटल। तो पहले बात कर लेते हैं फिजिकल की। देखो फिजिकल केमिस्ट्री से बात करने से पहले आप एक बात समझो कि जो भी आपकी, जिसने भी आप 11th 12th, ठीक है, और बीएससी और एमएससी, जो एग्जाम है उसमें 11th 12th का आपको 80% पोर्शन आएगा, 80% आपको 11th 12th का पोर्शन रहेगा, ठीक है। 80% आपका 11th 12th में से आएगा, और जो बाकी का 20% है वो आपका बीएससी एमएससी में से पूछता है एग्जामिनर। थोड़ा सा हाई लेवल जाता है, 20% आपका बीएससी एमएससी में से पूछेगा और 11th 12th में से आपका 80% पूछेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो पहले वही है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखो बेसिक प्रिंसिपल्स में जैसे कि आपके पास जो भी है, मोलैलिटी हो गया, मोल कंसेप्ट हो गया, आपके पास मोल कंसेप्ट, मोलैरिटी, ये सब चीजें, यूनिट डायमेंशंस, ये सब आपका बेसिक में आता है। जो भी बेसिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो इसी में आता है, ठीक है। पहला टॉपिक तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक आपका कौन सा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इसी से पूछता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप जो भी है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या डिस्कवरी हुई है, क्या वेव का नेचर है, डुअल नेचर, और जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो सब का सब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो। फिर उसके बाद आपके पास आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वैसे तो ये टॉपिक आपका इनऑर्गेनिक का है, बट इसको उसने फिजिकल में इंक्लूड किया है, फिजिकल केमिस्ट्री में इंक्लूड किया है सिलेबस में। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप जितनी भी थ्योरीज हैं, वेस्पर थ्योरी हो गई, आपके पास वीबीटी हो गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगी, ये सारी चीजें आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। उसके बाद देखो आपके पास, ये तो आपके पास 3 टॉपिक हो गए। उसके बाद जो आपके पास 4th टॉपिक है, इसके बाद आपके पास आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आप बेसिकली जो भी गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट को पढ़ते हो, और जितना भी लिक्विड स्टेट है वो भी आप इसको पढ़ते हो इसमें, ठीक है। बट जो आपका सिलेबस है उसमें ये टॉपिक्स तो सारे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये बीएससी लेवल तक करने हैं, नहीं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 11th 12th में जो भी आपने पढ़ा है उतना ही लेवल आपको लेके चलना है,
उससे ऊपर एग्जामिनर नहीं पूछेगा। जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है वो सारे आपके 11-12 तक क्लास 11-12 तक की जो केमिस्ट्री है उसमें जो आपने पढ़े हुए हैं बस उतने ही है, बीएससी में नहीं जाएगा वो। उसके बाद आपके पास आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भी आपका जो है वो आपका सारा वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनिटी का क्या क्राइटेरिया है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है, यही सब इसमें पूछेगा थर्मोडायनेमिक्स में। उसके बाद आपके पास इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में बेसिकली आपको 2 ही करने हैं। देखो वैसे तो 3 इक्विलिब्रियम होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेस इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, बट आपको फेस स्किप करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही इक्विलिब्रियम्स पढ़ने हैं। एक केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें आप केपी केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हो, ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हो, और आयनिक इक्विलिब्रियम जिसमें आप पीएच के बारे में पढ़ते हो, बफर सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स पढ़ते हो। उसी से इक्विलिब्रियम से पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम के बाद आपके पास है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आप क्या पढ़ते हो, रेट ऑफ द रिएक्शन, जो भी रेट है, जितना भी आर्रेनियस थ्योरी क्या है, कोलिजन थ्योरी क्या है, बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना है, ग्रेजुएशन तक नहीं जाना है। इसके लिए भी आपको सिर्फ जितना 12th तक पढ़ते हो आर्रेनियस कोलिजन तक, सिर्फ वहीं तक ही पढ़ना है, आपको आगे इससे नहीं जाना है केमिकल काइनेटिक्स में, क्योंकि ग्रेजुएशन में ये थोड़ा और हायर लेवल पे हम पढ़ते हैं, बट वो आपको मास्टर कैडर के लिए नहीं पढ़ना है, वो आपको मास्टर कैडर के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है केमिकल काइनेटिक्स के बाद सॉल्यूशंस भी आप इसी में ही पढ़ते हो, और सरफेस केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस उसने अलग से दिया है टॉपिक, बट हम इसको सरफेस में ही पढ़ लेते हैं। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस। उसके बाद आपके पास वो पूछता है जो 10th टॉपिक है वो यही पूछता है यहाँ पे। एक आपके पास अब जो आता है वो आता है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है और ये आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप इसको पढ़ते हो, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। ये वाला टॉपिक आपका +1 +2 से आगे है, जो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का है। इसमें आप किसके बारे में पढ़ते हो, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ते हो, एनएमआर में क्या है, मतलब इसको आपने पढ़ना है फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है आपने, ठीक है। रमन, एनएमआर, ईएसआर पढ़ते हो आप इसमें, ठीक है। इसी तरह और भी टेक्निक्स आप यहाँ पे पढ़ते हो। तो ये वाइब्रेशनल, रोटेशनल, जो इम्पॉर्टेंट है, रोटेशनल हो गया, वाइब्रेशनल हो गया, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका किससे है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। तो ये वाला टॉपिक एक हायर टॉपिक है जो आपका बीएससी और एमएससी में एग्जामिनर इसको भी पूछता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी को। आपको पता है कि 3 तरह की है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, तो वो तीनों ही पूछता है एग्जामिनर मास्टर कैडर के एग्जाम में। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक उसने दिया हुआ है। तो ये आपके बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपने करने ही करने हैं, क्योंकि वो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आपने ये नई टॉपिक्स, इनमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो, ये वाले टॉपिक्स तो आपको 101% करके ही जाने हैं एग्जाम के लिए। तो ये आपके कुछ फिजिकल के टॉपिक्स हैं। अब बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स की, कि इनऑर्गेनिक में एग्जामिनर ने कौन कौन से टॉपिक्स को पूछता है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो आपको पता ही है कि पीरियोडिक टेबल तो जरूर पूछेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल मतलब कि जो भी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज हैं, जो भी आप उसमें पढ़ते हो, आयनाइजेशन एनर्जी और इस तरह से, ये सारी चीजें इसमें पूछता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। कि आयनाइजेशन एनर्जी और आपकी क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्या ऑर्डर है, ये सारे ऑर्डर्स इसमें पीरियोडिक टेबल में पूछता है विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। जैसे एस ग्रुप, पी, डी, एफ, और उसके बाद आपका एस ब्लॉक भी है, अलग अलग उसने इसको डिफाइन किया हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक।
तो इन सब की आपने पढ़नी क्या होती है, इन सब की प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है, ठीक है, और इनकी प्रिपरेशंस, ठीक है, इनकी रिएक्शंस जो भी है वो सब आपने यहाँ पे पढ़ना है, इन सब का, ठीक है। पी ब्लॉक में भी, डी एंड एफ में भी यही सारी चीजें आपने पढ़नी है। तो ये तो आपके 4 टॉपिक हो गए। उसके बाद जो आपका मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा, वो कौन सा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पूछता है। और दूसरा कौन सा है, ऑर्गेनोमेटालिक। ये आपको थोड़ा सा आप ऑर्गेनोमेटालिक वो पूछ सकता है, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपका बीएससी का टॉपिक, बीएससी तक ये आपका +2 लेवल तक ही पूछेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बट जो ऑर्गेनोमेटालिक है आपका वो आपका थोड़ा आप पूछ सकता है, बीएससी का भी पूछ सकता है यहाँ पे आपसे, ठीक है। और आपके पास जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, अब इनऑर्गेनिक में ही आपके सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स को वो कवर करता है, जैसे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये वाला टॉपिक आप कहाँ पढ़ते हो, बीएससी में, तो ये वाला टॉपिक भी आपका बीएससी से आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे क्या पढ़ते हो, इसमें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वाला भी आपका टॉपिक बीएससी से है। और लास्ट में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ जगह पे ये वाला टॉपिक जो है बीएससी में पढ़ा देते हैं, कुछ जगह पे एमएससी में भी पढ़ाते हैं। तो ये वाला एक टॉपिक आप करते हो जिसमें आप मोस बार के बारे में पढ़ते हो, मोस बार के बारे में पढ़ते हो, ईएसआर वही एनएमआर, बट विद रिस्पेक्ट टू दी इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग पढ़ोगे अब इसको, ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। ये 3 टॉपिक जो है ये आप +1 +2 में नहीं पढ़ते हो, या आप बाद में पढ़ते हो। कब पढ़ते हो, अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे ही पढ़ते हो। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, और इसके साथ में आप और जो टॉपिक पढ़ते हो वो कौन सा पढ़ते हो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी यहीं पे आ जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी आप इसी में ही पढ़ते हो, तो वो भी इसी का ही टॉपिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, ठीक है। और आप पॉलीमर्स को भी पढ़ते हो, तो पॉलीमर्स भी आप यहीं पे पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे आप इसको ऑर्गेनिक में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। पॉलीमर्स भी आपका इसी में ही आ जाता है। तो ये बेसिकली आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, और इसमें से हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो ये आपको 50 क्वेश्चंस है क्योंकि, और 38 टॉपिक्स हैं, तो आप खुद ही लगा लो कि 38 एक एक क्वेश्चन, तो अगर आपके पास टोटल 38 टॉपिक्स हैं तो 50 क्वेश्चंस में से वो 38 तो एक, मैंने आपको बताया कि हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन वो पूछता है, तो 38 तो वैसे ही बन गए। और किसी किसी में से 2 भी पूछता है, तो 2 और ऊपर से आप मान लो 2-2 क्वेश्चन किसी किसी चैप्टर में से पूछ लेता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में से कभी 2 पूछ लेता है, केमिकल काइनेटिक्स में से, कोऑर्डिनेशन और ओएमसी में से 2-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो गया। उसके बाद आपका जो लास्ट है ब्रांच वो कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो जो आता है हम वो देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सबसे पहले तो वही है, प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड कैरेक्टराइजेशन उसको इसने एक अलग से कर दिया है टॉपिक में, वैसे तो ये हम पढ़ते ही हैं, बट उसने इसको एक अलग से टॉपिक कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। जितनी भी टेक्निक्स है वो सब आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। जो भी टेक्निक्स है प्योरिफिकेशन की, ड्यूमास मेथड और ये सब मेथड नाइट्रोजन के लिए, वो सारे आप किस में पढ़ते हो, कैरेक्टराइजेशन में पढ़ते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। उसके बाद आपके पास आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप शुरू से कार्बन की टेट्रावेलेंसी और उसके बाद उसकी रिएक्शंस जो भी है वो सब आप इसमें पढ़ते हो। IUPAC नॉमेनक्लेचर वो सारा कुछ आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। जितने भी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, वो सारा का सारा आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है हाइड्रोकार्बन्स। अब वही हाइड्रोकार्बन्स में आप किसके बारे में पढ़ते हो, एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये भी आपका सिलेबस में है, एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस,
ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है, हाइड्रोकार्बन्स के बाद आपका जो नेक्स्ट है वो आ जाता है कि आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि जिनमें कंटेनिंग नाइट्रोजन वाले पढ़ते हो, ठीक है, जैसे कि आप हेलो एल्केन्स, अगर मैं इसको एक क्लासीफाई करूँ तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, और आपका यही है सारा ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स को पढ़ते हो तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कौन से, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कौन से होते हैं, एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर्स। मतलब इनमें जो होता है ये दे कंटेन ऑक्सीजन ग्रुप, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन ग्रुप के अकॉर्डिंग होगी। हेलो एल्केन्स में, हेलो अरीन्स में आप क्या करते हैं, इसमें आपका हेलोजन होता है, हेलोजन, ठीक है, हेलोजन हो गया। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कौन से हो गए आपके पास, अमाइंस हो गया, ठीक है। अमाइंस में क्या होता है, कंटेन नाइट्रोजन ग्रुप, तो ये भी आपका सिलेबस में है, ठीक है, अमाइंस हो गया। उसके बाद जो आपका सिलेबस में है वो और कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें भी जो आपकी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो है, ठीक है, जैसे NMR हो गया, ठीक है, बेसिकली NMR पढ़ते हैं हम, और IR पढ़ते हैं हम, UV पढ़ते हैं हम, तो ये सारी टेक्निक्स ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट पूछता है वो आपको इसमें बायोमोलिक्यूल्स आ जाता है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स में आप ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इन सब के बारे में पढ़ते हो, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हो, पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ते हो, DNA, RNA की क्या है स्ट्रक्चर्स और उनकी क्या सारी चीज़ें, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल्स में। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो भी ड्रग्स हैं, जैसे जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीहिस्टामाइंस हैं, और जितने भी एंटीसेप्टिक, ये सब चीज़ें आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ते हो। मतलब कौन से ड्रग्स आप यूज़ करते हैं हम, उनमें भी कुछ ना कुछ केमिस्ट्री है, तो वो आप यहाँ पे पढ़ते हो। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स आपके मेन टॉपिक्स हैं जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। तो टोटल जो जितने हमारे पास टॉपिक है सिलेबस में वो 38 टॉपिक्स ही हैं, ठीक है। और वो 38 के 38 टॉपिक्स, मेरे कहने का मतलब यही है कि वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको 50 क्वेश्चन आएंगे तो आपके मोस्ट प्रॉब्ली होने तो सारे ही सही चाहिए, बट अगर ह्यूमन नेचर माने तो 50 में से आप 48 क्वेश्चन तक तो आपको सही करने ही पड़ेंगे फॉर द सिलेक्शन। क्योंकि सिलेक्शन आपका, देखो मैंने बताया 100 आपका सेफ स्कोर है, बट इट डिपेंड्स कि कोई स्टूडेंट होता है जिसका फिजिक्स अच्छा नहीं होता, केमिस्ट्री अच्छा होता है तो वो केमिस्ट्री के कर सकता है, जिसका केमिस्ट्री अच्छा नहीं है वो फिजिक्स के कर सकता है। जितना ज़्यादा आप टॉप में आओगे मेरिट में उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको बाद में भी जो भी मेरिट के अकॉर्डिंग ही, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको टॉप में आने की ज़रूरत है मेरिट में। तो 100 आपका सेफ स्कोर है, 100 तक जितने भी बच्चों के 100 तक मार्क्स आते हैं इन जनरल कैटेगरी, उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपको स्कोर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नो नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है। तो हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराते हैं यहाँ पे, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे सारी, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारी तैयारी होगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम सारे टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी, सारी चीज़ें क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, सब कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यही मेरा कहना था। ये आपको पता लग गया कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या सिलेबस है, तो इसीलिए, ठीक है। तो अब थैंक यू। आपके मोस्ट प्रॉब्ली होने तो सारे ही सही चाहिए, बट अगर ह्यूमन नेचर माने तो 50 में से आप 48 क्वेश्चन तक तो आपको सही करने ही पड़ेंगे फॉर द सिलेक्शन,
क्योंकि सिलेक्शन आपका देखो मैंने बताया 100 आपका सेफ स्कोर है, बट इट डिपेंड्स कि कोई स्टूडेंट होता है जिसका फिजिक्स अच्छा नहीं होता, केमिस्ट्री अच्छा होता है तो वो केमिस्ट्री के कर सकता है, जिसका केमिस्ट्री अच्छा नहीं है वो फिजिक्स के कर सकता है। जितना ज़्यादा आप टॉप में आओगे मेरिट में उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको बाद में भी जो भी मेरिट के अकॉर्डिंग ही, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको टॉप में आने की ज़रूरत है मेरिट में। तो 100 आपका सेफ स्कोर है, 100 तक जितने भी बच्चों के 100 तक मार्क्स आते हैं इन जनरल कैटेगरी, उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इतना आपको स्कोर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नो नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है। तो हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराते हैं यहाँ पे, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे सारी, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सारी तैयारी होगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम सारे टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी, सारी चीज़ें क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, सब कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यही मेरा कहना था। ये आपको पता लग गया कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या सिलेबस है, तो इसीलिए, ठीक है। तो अब थैंक यू।